Yes, very good morning, class. Class, again we'll start our class with this pledge. I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times a risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So class, we were doing first chapter from history. We were doing first chapter from history, the War of Independence 1857. Today we'll discuss social religious causes of the war 1857. Social religious causes. Fear of mass conversion. Many activities of the Christian machinery and that of the government created panic among the masses that they would all be converted to Christianity. तो जो लोगों के मनों में एक डर था, पैनिक था कि हमारा जो हमको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट ना कर दे ब्रिटिशर्स, ये एक मेन सोशल रीजन, सोशियो रिलीजियस कॉज था द रिवॉल्ट ऑफ 1857 का. तो क्या करते थे जो ब्रिटिशर्स थे, वो क्या करते थे, अपनी प्रीचिंग करते थे. उन्होंने क्या करते थे, क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन की स्कूल्स में टीचिंग कंपल्सरी कर दी थी. गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या कर दिया था, इन्होंने बाइबल इंट्रोड्यूस करवा दी थी. और इनके जो ऑफिशियल्स थे, प्रीस्ट थे, वो मॉस्क्यूज में, टेम्पल्स में भी प्रीचिंग करते थे क्रिश्चियनिटी की. और ये क्रिश्चियन मशीनरीज क्या करती थी, ये हिंदू स्क्रिप्चर्स, आइडल वर्शिप एंड हिंदू एंड मुस्लिम डॉक्ट्राइन्स का कस्टम्स के अगेंस्ट थी. और जो जेल में जो प्रिजनर्स थे, उनको भी इंस्ट्रक्ट क्रिश्चियनिटी में ही किया जाता था. और मैनी टेम्पटेशंस वर ऑफर्ड टू मेक कन्वर्जन बाय गिविंग द इंडियन ब्राइब्स, प्रमोशंस एंड रिवार्ड्स. और जो कन्वर्जन करते थे क्रिश्चियनिटी में, उनको ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए उनको बहुत से रिश्वत दी जाती थी, प्रमोशंस दी जाती थी, रिवार्ड्स दिए जाते थे क्रिश्चियनिटी में आने के लिए. जो मिशनरी एस्टेब्लिश चैपलेन्स एंड चर्चेस फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी का प्रोपेगेशन सारे मंच से, चर्चेस में से चल रहा था. तो ये एक मेन रीजन था फियर ऑफ मास कन्वर्शन, रिवोल्ट 1857 के लिए. नेक्स्ट सेकंड सोशियो रिलीजियस कॉजेज इज द लॉज दैट interfered with the religious customs of the people. वो लॉज जो लोगों के धार्मिक कस्टम्स में इंटरफेयर कर रहे थे, वो भी एक रीजन था रिवॉल्ट के लिए. उसमें सबसे पहले था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856. अंडर दिस एक्ट न्यू रिक्रूटमेंट्स वर रिक्वायर्ड टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया और ओवरसीज. दिस कॉज्ड अ ग्रेट अलार्म अमंग द इंडियन सोल्जर्स एज अकॉर्डिंग टू द हिंदू कस्टम. क्रॉसिंग द सी वॉज कॉन्ट्रेरी टू देयर रिलीजन. तो क्या था कि जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856 के अकॉर्डिंग क्या था कि जो रिक्रूटमेंट है, भर्ती है, कोई जॉब है, वो इंडिया के किसी भी एरिया में लग सकती है, समंदर पार भी जॉब लग सकती है. तो क्या है, इसके साथ जो हिंदू कम्युनिटी थी वो एंगर में आ गई, क्योंकि हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग क्या था कि सी को, समंदर को पार करना अच्छा नहीं माना जाता था, उनके रिलीजन के अगेंस्ट था. तो ये एक मेन रीजन था रिवॉल्ट का. The Religious Incompetence Law, Religious Disability Act 1850. तो रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट क्या बोलता था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if a person belonging to the Hindu religion changed his religion and could remain the heir of his ancestral property. According to the people, the law was enacted to promote the conversion of the Hindus to Christianity. तो अगर कोई हिंदू क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको, उसके जो एडॉप्टेड बच्चा है, उसको सारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी. तो लोगों का मानना था कि ये जो एक्ट है, ये इस चीज के लिए है ताकि ज्यादा से ज्यादा हिंदू वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए. विंडो रीमैरिज एक्ट,
Window Remarriage Act legalized the window remarriage. This was also not liked by the Orthodox Hindus who favored sati. तो जो विंडो रीमैरिज एक्ट स्टार्ट हुआ कि जो विडो है वो दोबारा मैरिज करवा सकती है, ये भी जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे, जो कट्टर हिंदूज थे, जो सती प्रथा के फेवर में थे, वो उन लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई. नेक्स्ट, अदर prohibitions. The government had also prohibited the sati system, female infanticide and child marriage. All these measures were not liked by the common people. ये भी लोगों ने पसंद नहीं की पाबंदियां. नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राफ. जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे रेलवे एंड टेलीग्राफ, ये भी ऑर्थोडॉक्स लोग थे, उन्होंने इसको भी पसंद नहीं किया. वो मानते थे कि ब्रिटिशर्स ने रेलवे एंड टेलीग्राफ इसीलिए इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि वो क्रिश्चियनिटी में लोगों को कन्वर्ट कर सके. उन्होंने क्या र्यूमर्स फैला दी इंडियन लोगों को. क्या लग रहा था कि जो टेलीग्राफ्स के पोल्स लगे हुए हैं, वो पोल्स इसलिए लगे हुए हैं ताकि जो क्रिश्चियन धर्म में नहीं कन्वर्ट होते उनको वहां क्रूसीफाई कर दें, वहां लटका दें, इसलिए लगाए गए हैं. और जो रेलवे ट्रैक्स है वो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ये मानता था कि वो इसलिए बनाए गए हैं रेलवे ट्रैक्स ताकि ब्रिटिशर की बातें ना मानने वाले लोगों को उसमें डाल दिया जाए मारने के लिए. ये रहा. एंड रेलवे ट्रैक्स वुड बी यूज्ड टू थ्रो पीपल इन फ्रंट ऑफ द रेलवे इंजन्स एंड ट्रेन्स हु वर अगेंस्ट द कंपनीज रूल. जो कंपनी के रूल के अगेंस्ट जाते हैं उनको. नेक्स्ट है फियर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. नेक्स्ट रीजन, socio-religious cause for revolt. Christian machinery and government schools introduced the teaching of English in their institutions, particularly after 1833 AD. This implied the shifting of emphasis from Oriental learning, Persian, Sanskrit, Arabic and Urdu to Western learning. तो क्या ब्रिटिशर्स ने क्या ये वाली पर्शियन, संस्कृत, अरेबिक एंड उर्दू लर्निंग को वेस्टर्न लर्निंग में चेंज कर दिया. तो इसके साथ क्या हुआ, जो ये टीचिंग देते थे पंडित मुल्लाज, वो क्या हुए, वो डिसअपॉइंट हो गए इस स्टडी से. ठीक है. द न्यू स्कूल प्रोवाइडेड एजुकेशन टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. दिस वाज नॉट लाइक्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स एंड द अपर क्लास हिंदू. तो ये कन्वर्जन हुआ, जो चेंज हुआ इंग्लिश आगे इन अदर लैंग्वेज की जगह पर, ये भी ऑर्थोडॉक्स लोगों ने और अपर क्लास हिंदूज की उन्होंने पसंद नहीं किया. जनरल इंडिग्निटीज हर्ड अपॉन इंडियंस. द इंग्लिश ऑफन इल ट्रीटेड द इंडियंस. They heard insult and indignities upon them. They could even kill them without fear of punishment. किसी भी डर के बिना वो इंडियन लोगों को मार देते थे. The Indians were supposed to salute an Englishman or dismount from their horse till the Englishman passed from the sight. तो जब Englishman को साथ से निकलता था तो इंडियन लोगों से सैल्यूट करते थे, और अगर घोड़े पर जा रहे हो तो वो उनको देखकर घोड़े से उतरकर सैल्यूट करते थे. द ब्रिटिश बिलीव्ड इन सोशल प्योरिटी एंड मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस टू प्रिजर्व देयर अथॉरिटी ओवर द इंडियंस. तो सुपीरियर समझते थे ब्रिटिशर्स अपने आप को इंडियंस से. तो स्पेशल रेलवे कंपार्टमेंट्स, पार्क्स, होटल्स एंड क्लब्स वर रिजर्व्ड फॉर यूरोपियंस ओनली. नेक्स्ट, सम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया. इकोनॉमिक फील्ड में कैसे एक्सप्लॉयटेशन हुआ इंडिया का. फर्स्ट, द ruin ऑफ इंडियन ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट्स. बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स, India was the leading exporter of cotton textile, but at beginning of the 19th century, its shares started declining. An act passed by British government in 1720 prohibited the use of Indian silk and calicoes in England. In 1811-12, the share of cotton textile and silk was about 33%, which fell down to 3% in 1850-51. The anti-India British policies were responsible for this. तो क्या हुआ, इंडियंस लोग हैं, उनका व्यापार और हाथ से जो वो काम कर रहे थे उसका नुकसान हुआ. तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो इंडिया था वो एक लीडिंग एक्सपोर्टर था कॉटन टेक्सटाइल का, कि कॉटन टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करने वाला लीडिंग एक्सपोर्टर था, सबसे आगे था. बट जब बिगनिंग हुई 19th सेंचुरी की तो ये जो एक्सपोर्टिंग थे इनके इसमें कमी आ गई, डिक्लाइन हो गया. तो गवर्नमेंट्स ने 1972 में पाबंदियां लगा दी इंडियन सिल्क एंड
कैलिकोज इंग्लैंड को भेजने के लिए। और क्या हुआ, 1811-12 में जो कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होती थी एंड सिल्क वो 33% रह गई थी, और नेक्स्ट 1850 से 51 33% से भी कम होकर वो 3% रह गई थी। और इस सारी चीजों के लिए ब्रिटिश पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबल थी। दे इम्पोज हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल। ब्रिटिश गुड्स तो ज्यादा इन पर टैक्स लगता था। ब्रिटिश गुड्स वर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया विदाउट एन ड्यूटी और एट अ वेरी नॉमिनल ड्यूटी। जो यहाँ इंपोर्ट होता था ब्रिटिश गुड्स इंडिया में, वो उसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह नहीं था। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स फ्लडेड द इंडियन मार्केट विद मशीन मेड गुड्स। इंडियन वीवर्स एंड प्रोड्यूसर फेल टू कम्पीट विद हिम। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी जो प्रोडक्ट्स थे वो मैन्युफैक्चर कर रहे थे मशीन्स के साथ, और हमारे जो मशीन मेड उनके गुड्स थे वो हमारे इंडियन लोगों के हाथ से बनाए हुए मैन्युफैक्चरिंग का मुकाबला नहीं कर पाए। इंडियन ट्रेडर्स ऑल्सो सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रेडर्स। द ब्रिटिश ट्रेडर्स गॉट मैनी प्रिविलेजेस एंड फैसिलिटी एज कम्पेयर टू द इंडियन ट्रेडर्स। एज अ रिजल्ट ऑफ द एंटी इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, द आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग which employed thousands of workers in India became extinct. Manufacturing towns of Dhaka, Murshidabad and Surat became desolate. तो ये जो मेन ट्रेडिंग सेंटर थे उनका भी जो काम है बहुत कम हो गया। नेक्स्ट है impoverishment of peasants. Impoverishment means poverty. Through the permanent settlement of 1793 AD introduced in Bengal, Bihar and Odisha. परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हो चुका था बंगाल, बिहार एंड ओडिशा में। इसके बाद भी द जिमीदार वॉज सपोज टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू। इसके बाद भी जो जिमीदार है वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ही वॉज ऑथोराइज to eject the peasant for the non-payment of revenue. In the south, the British revenue collector were even more harsh towards the peasants. तो इन बंगाल बिहार परमानेंट सेटलमेंट के बाद भी जिमीदार जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, बट इन द साउथ साइड में जो ब्रिटिशर्स का रेवेन्यू कलेक्ट करने का तरीका इससे भी ज्यादा हार्श था। दे क्लेम्ड मोर देन हाफ द प्रोड्यूस एज लैंड रेवेन्यू। तो ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ये जितनी प्रोडक्शन होती थी पीजेंट्स को उससे भी ज्यादा, मोर देन हाफ, उससे आधे से भी ज्यादा इनसे लैंड रेवेन्यू की मांग कर रहे थे। द पुअर कल्टिवेटर्स वाज फोर्स्ड टू बोरो मनी फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स और मनी लैंडर्स एट अ हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो अपनी लैंड रेवेन्यू देने के लिए जो पीजेंट्स से किसान थे उनको उधार मनी लेनी पड़ती थी लैंडलॉर्ड्स से। तो ब्रिटिश द पीजेंट हैड द ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पॉवर्टी इन इंडिया। तो जो पीजेंट थे जो अपनी इस पॉवर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे ब्रिटिशर्स को। Famines occurred frequently in India. The famine of 1837-38 made the people desert their village. तो 1837-38 में जो फेमाइन आया, जो अकाल आया, स्केर्सिटी ऑफ फूड आई, जो फूड की इतनी कमी आई, उसने क्या कर दिया, लोगों के जो विलेजेस थे उनको डेजर्ट में ही कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लिए। सो अवर कंटेंट इज ओनली अप टू दिस मच। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास विद दिस। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।